आईबी ट्रेनिंग के आज के सेशन में हम यहाँ पे एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होगा आपके लिए। अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनी में वर्क करना चाहते हो जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जहाँ पे जो है इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं, या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हो जो अब्रॉड में है और वहाँ पे आईएफआरएस एप्लीकेबल होता है, ठीक है, करेक्ट है, तो आपको ये मॉड्यूल काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सर सबसे पहले चीज ये जो हम मॉड्यूल सीख रहे हैं आईएफआरएस, ये क्यों सीखना चाहिए, ठीक है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, करेक्ट है। सर अगर आपको ध्यान हो, हम लोग जब अकाउंटिंग का पूरा जर्नी बात करते हैं तो अकाउंटिंग में हम सबसे पहले बुक कीपिंग अकाउंटिंग कंसिडर करते हैं, ठीक है, करेक्ट है। और दूसरा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा क्या होता है सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये दो तरीके के अकाउंटिंग होते हैं, ठीक है, करेक्ट है। अकाउंटिंग और भी तरीके हैं, बट फिलहाल हमने ये दो तरीके के अकाउंटिंग कंप्लीट किया अभी तक, बुक कीपिंग अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है सर? बुक कीपिंग का मेन पर्पस होता है डेटा मैनेज करना, ठीक है, डेटा मैनेज करना। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन काम होता है डेटा को रिप्रेजेंट करना। डेटा को क्या करना? रिप्रेजेंट करना, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आप करते हो, करेक्ट है, बुक कीपिंग तो हम अलग अलग सॉफ्टवेयर में करते हैं, टैली है, एसएपी है, ओरेकल है, और भी बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, करेक्ट है। तो जो बुक कीपिंग होता है उसमें आप जो है बेसिकली आपका डे बुक प्रिपेयर करना, ठीक है, आपका जर्नल लेजर प्रिपेयर करना, आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, ठीक है, करेक्ट है, ये तो आप कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और इसके लिए अलग अलग कंपनीज में क्या है, सॉफ्टवेयर लाइक टैली, एसएपी वगैरह अगर हम बात करें। लेकिन फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग होता है ना, ये मोस्टली एक्सेल में ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं, प्रेजेंटेशन क्राइटेरियाज होते हैं, वो चीजें आपको सॉफ्टवेयर एज इट इज नहीं प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये मोस्टली चीजें आपको एक्सेल वगैरह में या वर्ड वगैरह में प्रिपेयर करनी पड़ती है, करेक्ट। इसके बहुत सारे में कंटेंट लिखने पड़ते हैं। आपने कभी किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखा होगा तो वो 200 से 250 पेज का, 250 पेज का होता है, ठीक है, करेक्ट है। तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको परफॉर्म करने के लिए आपको स्टैंडर्ड की जानकारी होनी चाहिए। आपको किसकी जानकारी होनी चाहिए? स्टैंडर्ड की जानकारी होनी चाहिए। और ये स्टैंडर्ड जो है ये अलग अलग स्टैंडर्ड है। फिलहाल इंडिया की हम बात करें तो सबसे पहले हम जो इंडियन गैप जो हम यूज करते हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो इंडियन गैप जो है बेसिकली आप बोल सकते हो ये इसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा है, अगर आपने पूरा पैक्ट वगैरह मॉड्यूल कंसीडर किया तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इंडिया में जो है एक नया स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड इंडियस बोलते हैं, जिसको, करेक्ट है, जो बेसिकली आप बोल सकते हो एक आईएफआरएस का बेसिकली एक कन्वर्जन मोड है। आईएफआरएस का क्या एक कन्वर्जन है। तो यहाँ पे जब आईएफआरएस इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया हर एक कंट्री को कि आप आपकी कंट्री में आईएफआरएस इंप्लीमेंट करिए। तो कुछ कंट्रीज ने एज इट इज उसको अडॉप्ट किया, ठीक है, इसको अडॉप्शन बोलते हैं। और इंडिया जैसी जो कंट्रीज है, ठीक है, करेक्ट है, जहाँ पे हमें कुछ चीजें चेंज करनी थी, तो हमने आईएफआरएस का जो इंडियन वर्जन है उसको हमने कन्वर्जन मोड में लिया, उसको नाम दिया इंडियस। और उसमें हमने बहुत सी चीजें ऐड करी, बहुत सी चीजें लेस करी, जिसको कार्विंग कारआउट बोलते हैं। अगर आपने इंडियस पढ़ा होगा तो आपको आईएफआरएस समझने में काफी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में आपको इंडियन गैप, इंडियस और आईएफआरएस, ठीक है। आपको आईएफआरएस भी बेसिकली इंडिया में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार, क्योंकि बहुत सी जो कंपनीज है जो फॉरेन की, जो इंडिया में काम कर रही है, तो उन्हें उनकी कंट्री को भी रिपोर्ट जो बेसिकली भेजना होता है, सबमिट करना होता है, तो आपसे एक्सपेक्टेशन होता है कि आप वो पूरा प्रिपेयर करें, ठीक है। तो आईएफआरएस भी आप बेसिकली पूछा जाएगा, इंडिया में भी पूछा जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, आप बोल सकते हो यूएस गैप, ठीक है। ये भी बेसिकली पूछा जाता है अगर कोई यूएस की कंपनीज है, ठीक है, करेक्ट है, तो यूएस गैप भी पूछा जाता है अगर आप किसी यूएस की कंपनी में जा रहे हो। क्योंकि आप देखोगे तो वर्ल्ड में बहुत सारी जो कंपनीज हो यूएस की कंपनीज है, करेक्ट है, काम करें, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, है ना। तो ये सब यूएस की कंपनीज है, तो वहां पे आपको यूएस गैप पूछा जाएगा। तो सर ये जो भी स्टैंडर्ड हो, चाहे इंडियन गैप हो, इंडियस हो, आईएफआरएस, यूएस गैप हो, ये सभी चीज किसके लिए यूज होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। आपको डेटा प्रेजेंट कैसे करना होता है, ठीक है, करेक्ट है। इसमें जो मेन 3 कंपोनेंट है वो तो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट आपको बहुत सारे डिस्क्लोजर, बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज बतानी होती है जो आपको ये स्टैंडर्ड में बताई गई है, ठीक है, करेक्ट है। तो आज जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले वो टॉपिक है आईएफआरएस। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आज जो हमें डिस्कस करना है वो आईएफआरएस डिस्कस करना है, हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, करेक्ट है। तो आईएफआरएस में हम बेसिकली सबसे पहले इसके फीचर समझेंगे, आईएफआरएस का थोड़ा बहुत हम थोड़ा हिस्ट्री भी समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके स्टैंडर्ड को भी समझेंगे, कितने स्टैंडर्ड हमें कवर करने हैं। उसके बाद हम एक एक स्टैंडर्ड को आने वाले सेशन में 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, करेक्ट है। तो सर
यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर किसी ने पूछा IFRS का मतलब क्या है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड यूज होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, ना कि बुक कीपिंग के लिए, ध्यान रखना है आपको। तो IFRS इज अ सेट IFRS सेट बेसिक गाइडलाइंस, मतलब ये बेसिक गाइडलाइंस सेट करता है फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, मैंने बताया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी कैन बी रिलायबल, ट्रांसपेरेंट एंड आर कंपेरेबल अराउंड द ग्लोब। मतलब अगर आपकी कंट्री में IFRS है और अपने IFRS के जो अकॉर्डिंग आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है, तो बेसिकली आप एक ग्लोबल लेवल पे, एक वर्ल्ड लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे आप पहुंचते हो, जहां पे आपका जो फाइनेंशियल होगा वो कोई भी जो कंट्री है, करेक्ट है, उसका कोई पर्सन है जो इन्वेस्ट करना चाहता है आपकी कंपनी में, वो समझ सकता है, करेक्ट है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर एक कंपनी है, मान लेते हैं ए लिमिटेड, ठीक है, करेक्ट है, और एक दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड, ठीक है, करेक्ट है, तो अगर इस कंपनी को जो है बेसिकली इन्वेस्ट करना है, करेक्ट है, वाई लिमिटेड में, वाई लिमिटेड को ए लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना है, वैसा वैसा जो भी आप लें, तो अगर ये एक अलग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं और ये एक अलग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे हमें बहुत सी चीजें स्टडी करनी पड़ती है, इवेलुएट करनी पड़ती है, तो हम इवेलुएट नहीं कर पाएंगे अगर दोनों अलग अलग तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो हर कंट्री ऑलमोस्ट एक सेम तरीके का स्टैंडर्ड फॉलो करे, इसके लिए बेसिकली IFRS लाया गया कि ग्लोबल लेवल पे कोई भी कंट्री की कंपनी किसी दूसरी कंट्री में जाके क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसको अलग से फिर वापस स्टैंडर्ड वगैरह वहां पे समझने की जरूरत नहीं है, वहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं, हम किसी भी कंपनी के जो शेयर्स वगैरह वो क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज बताएगा कि IFRS जो है बेसिकली हमारे जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक रिलायबल बनाता है, एक बेंचमार्क सेट करता है, एक फॉर्मेट देता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बनाता है, करेक्ट है, और एक कंपैरेबल करता है, जिसे हम हमारी जैसी कोई कंपनी है, करेक्ट है, उसके साथ हम हमारे फाइनेंशियल को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इन नटशेल में IFRS क्यों इंट्रोड्यूस किया गया कि सर अलग अलग जो कंट्रीज अगर वो अलग अलग गैप फॉलो करेंगी, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको 4 गैप यहीं पे बता दिए, इंडियन गैप, इंडियस, IFRS, US गैप वगैरह, ठीक है, तो अलग अलग कंट्री के अगर अलग अलग गैप होंगी, गैप का मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है, तो ये जो प्रिंसिपल्स अगर अलग अलग कंट्री की अलग अलग होंगी, तो कहीं ना कहीं एक कंट्री दूसरी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको चैलेंज फेस करना पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट है। तो जो ग्लोबलाइजेशन की इस दुनिया में हर जो कंट्री हो वो ऑलमोस्ट सेम स्टैंडर्ड फॉलो करे, ये IFRS का मेन इनिशिएटिव इन्होंने बेसिकली पर्पस जो है इसको इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे जो IFRS है, तो इसका जो हिस्ट्री है कैसे है, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी IASC ये बेसिकली फॉर्म की गई, ठीक है, स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IAS इन्होंने स्टार्ट किया डेवलप करने के लिए, कभी से स्टार्ट किया, 1973 से। तो अगर हम IFRS को हिस्ट्री में जाए, पीछे जाए, तो समझे, तो वहां पे हमें क्या समझ में आता है कि सर ये जो IFRS है, ये जो है बेसिकली इसका जो आप बोल सकते हो बेसिक जो नींव आप बोल सकते हो, जो इसके फाउंडेशन है, वो 1973 से ही बेसिकली इंप्लीमेंट होना चालू हो गया। तो उसके लिए एक कमिटी बनाई गई थी, उसकी कमिटी का नाम है IASC, ठीक है, करेक्ट है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये जो कमिटी है IASC, इसको रिप्लेस किया गया IASB से, ठीक है, करेक्ट है, इन जुलाई 2000, ठीक है, और उन्होंने जो बेसिकली स्टैंडर्ड बनाना चालू किया उसको नाम दिया IFRS। तो सिंपल तरीके से सर 1973 से लेके 2000 के बीच में जो स्टैंडर्ड बनाए गए इंटरनेशनल लेवल पे, उसको नाम दिया गया IAS, जो आज भी है, ठीक है, करेक्ट है, और 2000 के बाद जो स्टैंडर्ड बनाया गया उसको नाम दिया गया IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, करेक्ट है। तो हमें IFRS में IAS भी पढ़ना है और IFRS भी पढ़ना है, क्योंकि ये जो IAS भी है, इन्होंने जो ओल्ड जो IAS है उसको टोटली लोग ने इग्नोर नहीं किया, ठीक है, उसको भी अडॉप्ट किया, और नया जो स्टैंडर्ड बना उसको उन्होंने IFRS नाम दिया। तो एज पर जो अभी फिलहाल हम जिस टाइम को लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो अराउंड 144 कंट्रीज ने IFRS को क्या किया है, बेसिकली अडॉप्ट किया है, ठीक है। इसमें उस कंट्री को कवर नहीं किया गया जिन्होंने बेसिकली कन्वर्ट किया, जैसे इंडिया ने बेसिकली क्या किया, IFRS को इस कन्वर्जन मोड में बेसिकली उसको अडॉप्ट किया है, ठीक है, करेक्ट है। तो ये वो कंट्रीज नहीं है जिन्होंने IFRS को एज इट इज अडॉप्ट किया, वो कितनी है, 144 कंट्रीज, जो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसके बाद इट इज अ प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे इंडियस वगैरह की हम बात करें तो वो बेसिकली एक रूल बेस्ड स्टैंडर्ड है, US गैप की बात करें तो वो एक रूल बेस्ड स्टैंडर्ड हो जाती है, लेकिन IFRS जो है बेसिकली एक प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। प्रिंसिपल बेस्ड और रूल बेस्ड में क्या है कि रूल में आपको एक रूल बता दिया, आपको रूल फॉलो करना है, प्रिंसिपल में आप उसको समझ के उसको लॉजिक यूज करके उसको इंप्लीमेंट करोगे। तो इट अलाउज एंटिटीज टू मेक एस्टिमेट्स, प्रिंसिपल बेस्ड का बेनिफिट क्या होता है कि इट अलाउज एंटिटीज टू मेक एस्टिमेट्स एंड जजमेंट, इस पे हम क्या कर सकते हैं, जजमेंट वगैरह भी कंसीडर कर सकते हैं। IAS have been created between 1973 to 2000, जैसे मैंने बताया, और वो है IAS 1 से लेके IAS 41,
ठीक है, IAS 1 से लेके IAS 41, मतलब 41 IAS उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, इसमें से बहुत सारे बेसिकली अभी फिलहाल जो है इन्होंने डिसकंटिन्यू किया, ठीक है, करेक्ट है, बहुत सारे नए IFRS वगैरह आ रहे हैं, एंड देयर आर टोटल 24 स्टैंडर्ड, तो है मतलब IAS 1 से लेके IAS 41, लेकिन बहुत सारे एलिमिनेट कर दिए इन्होंने, ठीक है, तो अभी फिलहाल 24 IAS है, अलॉन्ग विथ दे क्रिएटेड 5 SIC मतलब स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी। बेसिकली अगर किसी स्टैंडर्ड में कोई अगर चैलेंज या दिक्कत आता है तो उसके लिए उन्होंने 5 SIC भी बना दिया। एंड फ्रॉम जुलाई 2000 IFRS हैव बीन क्रिएटेड फ्रॉम IFRS 1 टू IFRS 17, टोटल 16 स्टैंडर्ड अलॉन्ग विथ 13 IC, मतलब यहाँ पे IFRS 1 एंड अभी लेटेस्ट 2023 से IFRS 17 भी इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, तो वो भी हमने बेसिकली इसको कवर किया है, ठीक है, और यहाँ पे 16 क्यों है, क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड है उसको रिमूव करके IFRS 17 लाया गया, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 16 + 24 कितने हो गए 40, तो 40 IFRS इंक्लूडिंग IAS आपको पढ़ना है। IASB has 16 मेंबर्स, तो एक स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करी। अगर आपको कोई पूछे कि बेसिकली जो IASB है उसका बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, तो उसमें 16 मेंबर्स हैं, मेंबर्स मतलब लोग नहीं है, अलग अलग एजेंसीज वगैरह भी हैं। इट इज सपोर्टेड बाय द IFRS एडवाइजरी काउंसिल, तो इसको एडवाइजरी काउंसिल अलग से बनाई गई जिसमें 40 अलग से मेंबर्स हैं। एडिशन टू दैट देयर इज अ IFRS इंटरप्रिटेशन कमिटी, करेक्ट है, मतलब यहाँ पे IASB जो बेसिकली IFRS बनाती है उसको सपोर्ट करने के लिए IFRS एडवाइजरी काउंसिल है जिसमें 40 मेंबर्स हैं, और उसके अलावा IFRS इंटरप्रिटेशन कमिटी जिसमें 14 मेंबर्स हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो ये बेसिकली एक IASB कैसे काम करती है वो चीज बताया गया। There are 5 principles which we need to take care by each and every accounting standard, मतलब जो भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो उसमें आपको 5 चीजें बेसिकली ध्यान रखनी इन जनरल। अलग अलग स्टैंडर्ड की अलग अलग चीजें तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये 5 स्टैंडर्ड जो बेसिकली आपको ये जो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपको ध्यान रखनी है। क्या? रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, कैसे रिकॉग्नाइज करना है हर एक स्टैंडर्ड में। मेजरमेंट प्रिंसिपल, मतलब कैसे हमें कोई चीज को मेजर करना है इनिशियली और सब्सिक्वेंटली, मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर और उसके बाद में आने वाले साल में। प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल, प्रेजेंटेशन हमें कैसे करना है उसके प्रिंसिपल। डी रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल, किस चीज को डी रिकॉग्नाइज कब करना है, और डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो इन जनरल अलग अलग स्टैंडर्ड के अलग अलग और भी एडिशनल है, लेकिन इन जनरल आपको कभी भी जो कोई भी स्टैंडर्ड आप पढ़ो IFRS IAS, तो ये 5 प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड की बात कर लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टैंडर्ड इसकी लिस्ट बनाई गई, एक्सेल शीट है जो आपको बेसिकली शेयर कर दी जाएगी, ठीक है, करेक्ट है। ये पूरे स्टैंडर्ड है IAS 1 से लेके जो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हैं जो आपको पढ़ने पूरे IFRS में 40 जो IFRS हैं इंक्लूडिंग IAS वगैरह, वो बेसिकली आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, हम बारी बारी से आने वाले टॉपिक में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है, करेक्ट है। तो सर सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे IFRS का एक जो बेसिकली ब्लूप्रिंट समझा कि IFRS क्या है, इसका एक हमने फीचर समझा, ठीक है, करेक्ट है। अब आने वाले सेशन में हम बारी बारी से एक एक IFRS कंसीडर करेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।